हिंदुस्तान की नौसेना को मिलने जा रहा है ऐसा हथियार जिसकी ताकत के देश के दुश्मनों को पसीने छूटने की बात कही जा रही है। वो हथियार जो 1000 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकता है, जिसकी मारक क्षमता ऐसी है कि बड़े से बड़ा युद्धपोत भी पलक झपकते समंदर में समा जाए। डीआरडीओ इस एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। सारे पैमानों पर खरा उतरने के बाद इस मिसाइल को नौसेना का सिपह सालार बनने का गौरव हासिल हो जाएगा। ये हथियार है एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने तैयार किया है। सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों के भीतर ही डीआरडीओ इस मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। देश के पूर्वी समंदर तट पर इस मिसाइल की ताकत परखने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये मिसाइल नौसेना को समंदर में मौजूद दुश्मन के युद्धपोतों के साथ साथ समंदर के किनारे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत देगी। भविष्य की चुनौतियों को भांपते हुए भारत अपनी मिसाइल ताकत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कवायद में जुटा है। डीआरडीओ की नई एंटी शिप मिसाइल भी इसी कोशिश का नतीजा है। आने वाले समय में नौसेना इस एंटी शिप मिसाइल के साथ साथ कई और सबसोनिक क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होगी। डीआरडीओ अपनी मिसाइलों की रेंज और सटीक निशाने की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ इन्हें और घातक बनाने की कोशिश में जुटा है। डीआरडीओ ने थल सेना और वायु सेना के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल पहले ही तैयार कर रखा है। आर्मी और एयरफोर्स ने इस मिसाइलों का ऑर्डर भी दे दिया है। फिलहाल इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 2000 किलोमीटर तक किया जा सकता है। भारत कूटनीतिक स्तर पर चीन से तनाव कम करने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन सीमा पर चाक चौबंद सुरक्षा में सेना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत मिसाइल फोर्स तैयार करने में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। डीआरडीओ की नई एंटी शिप मिसाइल से देश की नौसेना को समंदर की सरहदों का सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र मिल जाएगा। ये सेना की ऐसी ताकत होगी जिसके बाद कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको समंदर की लहरों पर सवार दो जांबाजों का जज्बा दिखाते हैं, जिन्होंने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए इतिहास रच दिया। 39 दिनों की कठिन यात्रा के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना 9 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंची। उनकी यात्रा पूरी होने में अभी कई महीने बाकी हैं। नाविका सागर परिक्रमा का ये दूसरे चरण है। इससे पहले पिछले साल INSV तारिणी में दोनों महिला अधिकारियों ने गोवा से रियो तक का सफर तय किया था। 39 दिनों की अथाह समंदर की चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद भारत की 2 जांबाज नौसेना अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर पताका फहरा दी। नाविका सागर परिक्रमा के दूसरे चरण में लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना भारतीय नौसेना की सेल बोट तारिणी में सवार होकर 9 नवंबर को 2:30 बजे ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमेंटल बंदरगाह पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। इन दोनों वीरांगनाओं का ये समुद्री अभियान इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय नौसेना अधिकारियों की सेलिंग बोट से दुनिया की ये पहली परिक्रमा है और ये यात्रा इसलिए भी चुनौतियों से भरी है क्योंकि इस यात्रा के दौरान INS तारिणी सिर्फ हवा की मदद से चल रही है। इस दौरान किसी इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अपने मजबूत हौसलों और हिम्मत से लहरों से टकराने की इनकी यात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर को गोवा से हुई थी। अब तक इन दोनों जाबाज महिला अधिकारियों ने 4900 नॉटिकल मील की दूरी तय की है। इन्होंने 16 अक्टूबर को भूमध्य रेखा और 27 अक्टूबर को मकर रेखा पार की है। नौसेना के मुताबिक इस 39 दिन की नॉन स्टॉप यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना K की जोड़ी ने शांत से लेकर गंभीर मौसम की स्थिति का सामना बड़ी दिलेरी से किया। इन दोनों जाबाज महिला अधिकारियों का ये सफर नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा चरण है। इससे पहले पिछले साल नाविका सागर परिक्रमा के पहले फेज में इन दोनों सैन्य अधिकारियों ने समंदर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था।
लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने पिछले साल INS तारिणी में गोवा से रियो तक का सफर तय किया था। वापसी की यात्रा पूरी करने पर इन्होंने करीब 18,000 नॉटिकल मील्स का सफर पूरा किया था। अब अपने जज्बे और हौसले से इन दोनों ही सैन्य अधिकारियों ने एक बार फिर इतिहास रच डाला है। ऑस्ट्रेलिया के बाद ये दोनों लेफ्टिनेंट कमांडर न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका के केप हॉर्न और साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पोर्ट से होते हुए वापस गोवा लौटेंगी। इस पूरे अभियान के दौरान इन्हें 21,600 नॉटिकल माइल्स की यात्रा तय करनी है। यात्रा का हर एक लम्हा आगे भी चुनौतियों से भरा रहेगा, लेकिन भरोसा है कि पहले की तरह भारतीय नौसेना की ये दोनों जांबाज अधिकारी लहरों को चीरते हुए अपना मुकाम हासिल जरूर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको एक ऐसे ड्रोन के बारे में बताते हैं जिसका इस्तेमाल करके इजरायल ने अपने कई खतरनाक दुश्मनों का खात्मा किया है। छोटे से कीड़े जैसा दिखने वाला ये ड्रोन अब सेना के पास भी पहुंच गया है, जो आने वाले दिनों में आतंक पे प्रहार करने में सेना के लिए बड़ा मददगार साबित होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। देखन में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, कुछ ऐसा ही है ब्लैक हॉर्नेट माइक्रो ड्रोन, महज 33 ग्राम का। कीट के आकार का ये ड्रोन देखने में जितना छोटा है, काम उतना ही खतरनाक है। ये ड्रोन आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में बड़ा उपयोगी साबित हो रहा है। ये सिर्फ दुश्मन की लोकेशन ही नहीं बताता, बल्कि दुश्मन की संख्या भी आसानी से बता सकता है। इस ड्रोन के जरिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, इमारतों के अंदर से लाइव विजुअल भेजना या गोलीबारी के दौरान चुपचाप सटीक लक्ष्यों की जानकारी देना शामिल है। भारतीय सेना के लिए भी ये माइक्रो ड्रोन सफलता की कुंजी साबित होने वाला है। आकार में ये ड्रोन एक छोटा सा हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है, जिसका वजन 30 ग्राम से थोड़ा ज्यादा है। इसे नॉर्वे ने बनाया है। इसमें ट्विन रोटर लगे हुए हैं। इसकी रेंज करीब 2 किलोमीटर है। इसमें छोटा सा एंटीना लगा है, जिससे ये आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ये ड्रोन किसी कमरे में घुसकर वहां की जानकारी ले सकता है। इसके अलावा बंधकों को छुड़ाने, आतंकवाद विरोधी जैसे अभियानों के लिए ये बहुत ही अहम साबित हो रहा है, खासकर वहां के लिए जहां बड़े ड्रोन का उपयोग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये खिड़की या दरवाजे से घुसकर लक्ष्यों की पहचान कर सकता है। इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये सुनिश्चित कर सकता है कि घर के अंदर पकड़े गए लोग वास्तव में वे लोग हैं जिनकी तलाश सेना या विशेष बलों को है। इस ड्रोन में एक बहुत ही शक्तिशाली कैमरा लगा होता है, जिसकी क्वालिटी HD होती है। ये रियल टाइम की लाइव तस्वीरें भेजता है। इजराइल माइक्रो ड्रोन का इस्तेमाल करके अपने कई दुश्मनों का खात्मा कर चुका है। कीट के आकार वाले इस ड्रोन से इजराइल ने दूसरे देशों में भी कई अहम ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ये माइक्रो ड्रोन भारतीय सेना के लिए भी बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान की सेना के जज्बे के सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी घुटने टेक देती हैं। इसी जज्बे की एक तस्वीर लद्दाख से भी सामने आई। इस वीडियो को भारतीय सेना ने शेयर किया है। इस वीडियो में लद्दाख में आने वाले सर्दियों के लिए सेना की तैयारियां दिख रही हैं। सेना के जवानों ने अपने अटूट हौसले से एक भारी भरकम एयर डिफेंस गन को ऊंची चोटी पर पहुंचाया। देखिए जवानों के जज्बे की खास तस्वीर। भले ही क्यों न हो ऊंचे पथरीले और बंजर पहाड़, भले ही क्यों न हो कठिन दुर्गम ऊबड़ खाबड़ इलाकों में सर्दी का जोर, बावजूद इसके लेह की धरती से सुनाई दे रहा हिंद के जोशीलों का शोर। लेह लद्दाख में सर्दी लगभग दस्तक दे चुकी है। ऐसे में लेह में मौजूद भारतीय सेना की 14वीं कोर्प्स के ये जवान अपनी दूसरी चुनौतियों को फतह करने के लिए निकल पड़े हैं। लद्दाख, जहां 17,800 फीट की ऊंचाई पर सेना का डिप्लॉयमेंट है, ये वो इलाका है जहां सर्दियों में ज्यादातर -40 डिग्री तापमान रहता है। ऐसे में मजबूत शारीरिक और मानसिक सेहत के साथ सेना के इन जवानों की हिम्मत, उनका जोश, जज्बा और एकता ऐसे किसी भी चैलेंजिंग काम को आसान बना दे। भारतीय सेना के द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो भारत चीन से लगती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है, जहां सेना अपने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स के साथ देश की हिफाजत में तैनात है।
सेना के ये जाबाज सिपाही एक ऊंचे बंजर पहाड़ पर बंकर भी बनाते दिख रहे हैं। और देखिए कैसे जब कंधों से कंधे मिलते हैं, जब एक हाथ से दूसरे हाथ को मजबूती मिलती है, तब मौसम और पथरीले रास्तों की भारी भरकम चुनौती भी सेना के इन जोशीलों के सामने घुटने टेक देती है। और देखते ही देखते जाबाजों की टोली 1200 किलो की एडवांस आर्टिलरी गन नीचे से टॉप पोस्ट पर खींचकर लाने में कामयाब हो जाती है। हालांकि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच दोनों सेनाओं की ओर से देपसांग और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा हो गया है, मगर कुछ इलाके अभी बेहद सेंसिटिव हैं। यही वजह है कि इन जगहों पर ट्रूप्स की तैनाती और पेट्रोलिंग वक्त और हालात की जरूरत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत में जुटी हिंद की सेना लगातार अपने युद्ध कौशल को उधार देने में जुटी है। इसी सिलसिले में देश की पूर्वी सीमा पर सेना एक मेगा युद्धाभ्यास में जुटी है। पूर्वी प्रहार नाम के इस युद्धाभ्यास में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा के करीब इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है। चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिश के साथ ही भारत सीमा पर अपनी तैयारियां पुख्ता रखना चाहता है। ये युद्धाभ्यास इसी कोशिश की गवाही दे रहा है। अनंत आसमान में वायुसेना के शौर्य का प्रमाण। जमीन पर गरजते टैंक और तोपों की दहाड़। हिंदुस्तान की पूर्वी सीमा पर इन दिनों सेना की हलचल बढ़ी हुई है। टैंकों, तोपों, बख्तरबंद गाड़ियों और लड़ाकू विमानों की दहाड़ से पूरा आसमान गूंज रहा है। चीन से सटी सीमा पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने ऐसे युद्धाभ्यास की शुरुआत की है जो हिंदुस्तान की सरहदों को हर खतरे से महफूज कर देगी। इस युद्धाभ्यास का नाम है पूर्वी प्रहार। इस युद्धाभ्यास को 3 सेनाओं के जवान मिलकर अंजाम दे रहे हैं। 18 नवंबर तक चलने वाली इस एक्सरसाइज का मकसद जल, थल और नभ में हिंदुस्तान के लिए एक अभेद सुरक्षा चक्र तैयार करना है। सेना के ईस्टर्न थिएटर में होने वाले इस युद्धाभ्यास में आर्मी और एयरफोर्स के साथ ही नेवी भी अहम रोल अदा कर रही है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा की निगरानी ईस्टर्न थिएटर के हाथों में है, लेकिन सीमा को दुश्मनों से सुरक्षित करने के लिए नौसेना बंगाल की खाड़ी में दुश्मन के युद्धपोतों पर नजर रखती है। यही वजह है कि इस युद्धाभ्यास में नौसेना को भी शामिल किया गया है। पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास के दौरान 1 हफ्ते तक देश की पूर्वी सीमाओं से सटे इलाकों में सेना की टुकड़ियां अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगी। ताकतवर लड़ाकू विमान सीमा के करीब उड़ान भरेंगे और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और ड्रोन की गूंज भी सुनाई देगी। पूर्वी लद्दाख के देपसोंग और डेमचोक में भले ही भारत और चीन की सीमाओं की डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन देश की उत्तरी और पूर्वी सरहदों से लगे इलाकों में सतर्कता और तैयारी बेहद जरूरी है। चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन भारत सीमा पर चीन की हर चाल पर पैनी नजर रख रहा है। पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास के दौरान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के
आपसी तालमेल को परखा जाएगा। इस अभ्यास से देश की पूर्वी सीमा पर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास के लिए सेना ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। मकसद यही है कि अगर भविष्य में कभी चीन सीमा पर तनाव बढ़ा तो तीनों सेनाएं मिलकर हर चुनौती का सामना कर सके। इस युद्धाभ्यास में आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट्स हिस्सा ले रही है। इसके साथ ही M777 अल्ट्रा लाइट हेवित्जर तोप और आर्टिलरी गन अपनी ताकत दिखाएगी। वायुसेना के सुखोई 30 MKI और राफेल फाइटर जेट C-130J सुपर हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी युद्धाभ्यास में शामिल है। इस एक्सरसाइज में नौसेना के मार्कोस कमांडोज भी हिस्सा ले रहे हैं। अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने से पहले भारत और चीन के बीच LAC पर जारी विवाद को सुलझाने में अहम प्रगति हुई थी। लगातार बातचीत के बाद दोनों देश LAC की विवादित इलाकों से डिसएंगेजमेंट यानी सेना पीछे हटने और दोबारा गश्त शुरू करने पर सहमत हुए थे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिवाली के मौके पर अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर का दौरा किया था। अब सरहद पर भारत और चीन के बीच तनाव घटाने के लिए LAC पर सेनाओं की मौजूदगी में कमी लाने की प्रक्रिया का इंतजार है। हालांकि LAC पर स्थिति को लेकर चीन के तेवर फिलहाल नरम दिख रहे हैं, लेकिन सरहद पर स्थिरता और सुरक्षा के लिए भारत की सतर्कता लाजमी है। बात सरहदों की सुरक्षा की हो तो हिंदुस्तान अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास भी किसी कोशिश का प्रमाण है। अनुपम मिश्रा और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ देश की पूर्वी सीमा पर तीनों सेनाएं युद्धाभ्यास में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ पुणे में भारत के जवान ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रो हिंद युद्धाभ्यास में भारत के करीब 150 जवान शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के 120 जवान इस अभ्यास का हिस्सा बने हैं। ऑस्ट्रो हिंद का मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। इससे भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना दोनों देश मिलकर कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जवानों के साथ हिंद के वीरों का ये मेल जोल जंग के हालात में दोनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल की बुनियाद बनेगा। पुणे में भारतीय सेना के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के जवान भारत के लड़ाकों के साथ युद्ध कौशल सीख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ जॉइंट एक्सरसाइज ऑस्ट्रिया हिंद की शुरुआत शुक्रवार से हो चुकी है। 21 नवंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं मिलकर मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने का अभ्यास कर रही हैं। भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट के 140 जवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। इनके साथ ही वायुसेना के 14 जवान भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हैं। ऑस्ट्रेलिया आर्मी की 2nd डिवीजन की 10वीं ब्रिगेड इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रही है। इस ब्रिगेड की 13th लाइट हॉर्स रेजिमेंट के 120 जवान इस युद्धाभ्यास के लिए इन दिनों भारत में हैं। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज को इस बार 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में असल युद्ध जैसे हालात में दोनों सेनाएं दुश्मनों को परास्त करने का अभ्यास करेंगी। दोनों सेनाओं के जवान मिलकर आतंकियों के खिलाफ रिहायशी इलाकों और रेतीली जमीन पर मिलिट्री ऑपरेशंस का अभ्यास करेंगे। दूसरे फेज में दोनों सेनाएं मिलकर युद्ध की आधुनिक रणनीति बनाने पर फोकस करेंगी।
ऑस्ट्रो हिंद युद्धाभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का निर्माण करेंगी। आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, हेलीपैड को सुरक्षित करना, हेलीबॉर्न ऑपरेशन और ड्रोन और काउंटर ड्रोन अटैक का अभ्यास भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा होगा। ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक सालाना युद्धाभ्यास कार्यक्रम है। दोनों देश बारी बारी इस एक्सरसाइज की मेजबानी करते हैं। पुणे में हो रहे ये युद्धाभ्यास ऑस्ट्रो हिंद का तीसरा संस्करण है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर के महीने में इस युद्धाभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। भारत और ऑस्ट्रिया दोनों क्वाड का हिस्सा है। सुरक्षा को लेकर भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिहाज से दोनों देशों के बीच तालमेल बेहद अहम है। ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास के जरिए दोनों देशों की सेनाओं को युद्ध की आधुनिक तकनीक और नई रणनीतियां साझा करने का मौका मिल रहा है। आधुनिक हथियारों की मदद से दोनों सेनाएं बेहतरीन तालमेल के साथ दुश्मनों को हर मोर्चे पर परास्त करने का अभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास के जरिए दोनों सेनाओं को अपने युद्ध कौशल को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। साथ ही ये एक्सरसाइज दोनों मुल्कों के मजबूत होते संबंधों की मिसाल भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। वहीं प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां काफी तेजी से की जा रही हैं। इस महामेले में आने वाले श्रद्धालुओं की तमाम सहूलियतों का ख्याल रखते हुए व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही हैं, तो उनकी सुरक्षा और सलामती के लिए भी कई कवायदें शासन प्रशासन स्तर से की गई हैं। इन्हीं में से एक एनडीआरएफ की तरफ से अभियान चलाया गया, जिसके तहत स्थानीय नाविकों को कुंभ के दौरान किसी भी इमरजेंसी में श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने की टिप्स दिए गए। प्रयागराज की धरती पर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाभगत के लिए कुंभ नगरी तैयार हो रही है। संगम नगरी में अगले साल जनवरी में महाकुंभ आयोजित हो रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत पर खास फोकस है। एनडीआरएफ ने स्थानीय नाविकों को कहीं नदी की लहरों पर प्रशिक्षण दिया। हमारी एनडीआरएफ की टीम के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से सीपीआर देके अगर कोई बंदा डूब गया है पानी में, 5 से 6 मिनट हो गया है, तो कहीं और संभावित हालातों से भी निपटने के लिए आपातकालीन गुर सिखाए। अगर कोई डूब रहा है श्रद्धालु, उसको कैसे बचाना। आज जो है नाविक संगठन के, जैसा कि यहाँ पर 1500 से 2 लोग हैं, 2000 जो कि नाव का संचालन करते हैं, इनको आज ट्रेनिंग दिया गया है कि महाकुंभ के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, चाहे बोट डूबने की घटना हो या किसी प्रकार की छोटी मोटी इंजरी हो, तो वहां पर कैसे लोगों को प्राथमिक उपचार देके लोगों को बचाया जा सके। लाइक सीपीआर देने के तरीके उनको बताया गया, ब्लड कंट्रोल करने के तरीके बताया गया, लाइफ जैकेट को प्रॉपर किस तरह से श्रद्धालुओं को पहनाना है, उस सारी टेक्निक्स को उनको बताया गया ताकि किसी भी प्रकार की महाकुंभ जो आने वाला है उसमें किसी भी श्रद्धालु को कोई नुकसान न हो। तो लोकल संसाधन है, जैसे कि आप कुछ यहाँ लोकल संसाधन देख रहे हैं, उस लोकल संसाधन के माध्यम से कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। दरअसल कुंभ क्षेत्र में एनडीआरएफ की 2 यूनिट इसी काम में लगी हुई हैं, जो खासकर नाविकों को किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए सेफ्टी टिप्स दे रही हैं, ताकि वो समय पर अपने साथ ही श्रद्धालुओं की भी हिफाजत कर पाएं। सपोज अगर किसी को चोट भी लग जाए, तब वही चीज हम आपको बताएंगे कि ऐसी घटना हो भी जाए तो कैसे हम उसको कंट्रोल करना है। कुंभ के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है तो ऐसे में दुर्घटना से जुड़ी जानकारी सबसे पहले स्थानीय प्रशासन को देने पर जोर। हादसे में जख्मी को बैंडेज कैसे बांधी जाए, नदी में डूबने की स्थिति में या और किसी सांस संबंधी इमरजेंसी में भी पीड़ित को सीपीआर कैसे दिया जाए। तो ये इम्प्रोवाइज तरीका, जैसे ये आपका सामने लाइफ बॉय, अगर पानी में फेंक देगा, अगर वो बंदा पकड़ लिया तो भी क्या हो जाए, आराम से बच सकता है। इन पर खास जानकारियाँ नाविकों को दी गयी। एनडीआरएफ के इस प्रशिक्षण में इन जैसी कई और इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए इन स्थानीय नाविकों को ट्रेनिंग दी गई, जिसको इन नाविकों ने बखूबी समझा भी। तो बोलते हैं हम कैरोटिड पल्स। किसी को भी सीपीआर देने से पहले उसके कैरोटिड पल्स को चेक करना होता है, पल्स एब्सेंट है या प्रेजेंट।
पल्स मिल रही है कि नहीं? हम लोग एनडीआरएफ सर टीम आई थी, जो हम लोगों को नाविक जो जैसे पानी में डूब के जो बेहोश हो जाते हैं उनको बचाने के लिए सीपीआर का ट्रेनिंग दिया गया है, और जो फास्ट ट्रैक ब्लड को रोकने के लिए ऐसे ट्रेनिंग थी एनडीआरएफ करवा रहे थे, जो ट्रेनिंग हम लोग को दे रहे हैं। उन्होंने बचाने का भी तरीका बताया, जैसे किसी को 20 मिनट तक पानी में डूब गया उसको कैसे हाँ CPR करना है, तो सब ट्रेनिंग में बताते हुए गए। उसके बाद आपको बताएंगे जैसे कोई व्यक्ति अचानक बोट से एक दूसरे से टकराए, घायल हो गए, ठीक है, ब्लड। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर लाखों श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद है। वहीं प्रयागराज के प्रतिष्ठित मंदिरों में भी श्रद्धालु सनातन धर्म के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा दर्शाएंगे। ऐसे में महाकुंभ 2025 को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन समेत कई संबंधित एजेंसियां हर आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही हैं। जाहिर है, महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसका साक्षी बनने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में देशी विदेशी श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में उन्हीं की सुरक्षा की खातिर सभी व्यवस्थाओं को धार दी जा रही है, जिसमें एनडीआरएफ की ओर से नाविकों को दिया जा रहा ये प्रशिक्षण बेहद व्यवहारिक है। किसी को भी CPR देने से पहले उसके कैरोटिड पल्स को चेक करना होता है, पल्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मान लीजिए फिर 30 बार हो गया, फिर क्या करना है? 2 बार नाक बंद करना है। और चलिए अब आपको बेहद भव्य तस्वीरें दिखाते हैं जो वृंदावन से आई हैं, जहां कार्तिक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दरअसल वहां हर बार की तरह इस बार भी ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र की रथ यात्रा निकाली गई, जिसकी रौनक में शामिल होने के लिए देशी विदेशी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। हर किसी के चेहरे पर अपने गोपाल जी के प्रति भक्ति भाव साफ नजर आया। ढोलक, मंजीरे की थाप और हरे राम हरे कृष्ण के जयकारे, भक्ति रस में झूमते नाचते गाते ये सभी श्रद्धालु गोपाल जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। वृंदावन में कार्तिक उत्सव की ऐसी रौनक देखने लायक रही। यहाँ ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र की रथ यात्रा निकाली गई। इस बार ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र की सुंदर झांकी हो या भव्य रथ यात्रा, पूरे भक्तिभाव और उल्लास के बीच चंद्रोदय मंदिर परिसर कान्हा के जयकारों से गूंज उठा। वृंदावन में हर साल 3 दिन का ये धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कृष्ण भक्त शामिल होते हैं। पहले दिन यमुना जी में ठाकुर जी की पूजा का विधान है। दूसरे दिन ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र की शोभा यात्रा और फिर रथ यात्रा चंद्रोदय मंदिर परिसर में निकाली जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान रथ पर सवार भगवान के दर्शन करना बहुत ज्यादा शुभकारी माना गया है। मान्यता है कि रथ खींचने से ही भगवान की विशेष अनुकंपा मिलती है। यही वजह है कि भारत के कोने कोने से श्रद्धालु इस रथ यात्रा में शामिल होते हुए भगवान का रथ खींचना अपने लिए सौभाग्य मानते हैं। जो रथ यात्रा है उसमें जो भी भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं और उसमें जो भी श्रम देते हैं, भगवान उनको अपने निज भक्ति का सौभाग्य प्राप्त करवाते हैं। तो जितने भी भक्तगण आज रथ यात्रा में सम्मिलित हुए हैं और श्री राधा वृंदावन चंद्र के रथ को खींचा है उन्होंने, उन सबको भगवान वृंदावन धाम में अपनी भक्ति में लगाए रखने की उनको प्रेरणा और शक्ति और उत्साह देंगे। बस ये समझिए कि वृंदावन की धरती पर हर साल निकाली जाने वाली ये रथ यात्रा उड़ीसा की जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की तरह ही निकाली जाती है। इसमें भक्तों की पूरी श्रद्धा और आस्था का भाव अपने आराध्य के प्रति नजर आता है। इसलिए इस बार भी कार्तिक महीने में ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र की भक्ति में सराबोर सैकड़ों श्रद्धालु झूमते नाचते अपनी आस्था प्रकट करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सर्दियों के मौसम में हर साल देश की राजधानी का दम घुटने लगता है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। हवा की रफ्तार वायु प्रदूषण को थोड़ा कम करने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में AQI 300 से ऊपर चल रहा है। प्रशासन ने भी जहरीली हवा के खिलाफ सख्ती बरती है, लेकिन दिल्ली को सेहतमंद सांसों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
पिछले 12 दिनों से राजधानी दिल्ली की हर सुबह की तस्वीर एक सी रही है। स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ पूरा शहर मानो धुंध में समा गया हो और इसकी वजह है प्रदूषण, जिससे लोगों की सांसों पर संकट बनाया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में जहरीली हवा चल रही है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। हवा की रफ्तार में हल्का सुधार होने पर रविवार को दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ सुधार देखने को मिला। 7 दिनों बाद AQI 350 से नीचे आया। बावजूद इसके वायु गुणवत्ता 12वें दिन भी बेहद खराब श्रेणी में बनी रही। हाल फिलहाल इसमें बदलाव के आसार दिख भी नहीं रहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को दिल्ली का AQI 334 रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले ये 352 दर्ज किया गया था। हवा की रफ्तार बढ़ने और गर्म मौसम को AQI में हल्के सुधार की वजह माना जा रहा है। दिल्ली NCR की हवा में रविवार की शाम PM10 का स्तर 231 और PM2.5 का स्तर 131 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया। यानी हल्के सुधार के बावजूद हवा में 2.25 गुने से ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। PM2.5 और 10 का सोर्स क्या है, ये कैसे जनरेट होता है? दिल्ली तो एक बड़ा कंजेस्टेड एरिया है। इसका एरिया करीब 1450 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन 3 करोड़ से ऊपर है। तो जो इंटरनल एयर पोल्यूशन जनरेट होता है उस पे रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास यहाँ नहीं हुए। दिल्ली में करीब 28,000 किलोमीटर के करीब सड़कें हैं। जगह जगह वहाँ गड्ढे हैं, डस्ट हैं, और जब गाड़ियाँ चलती हैं तो डस्ट जनरेट होती है, उड़ते हैं, वो सस्पेंडेड होते हैं। और पर्टिकुलरली ये जो सर्दी के 4 महीने होते हैं, जब नमी होती है तो ये पार्टिकल हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, वो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी सांसों के से हमारे लंग्स में जाते हैं। दिवाली के एक दिन पहले से ही दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में चल रहा है और फिर दीपावली पर दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद जो आतिशबाजी हुई, उससे सांसों पर संकट और गहरा हो गया। और आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली में बैन के बावजूद पटाखे जलाए जाने पर अदालत ने नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर रोक को पूरी तरह से लागू करने पर दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि अगले साल से पटाखों पर बैन का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही दिवाली के दिन पंजाब में ज्यादा पराली जलाए जाने की घटना पर भी पंजाब और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा गया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। यानी अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रूपए का जुर्माना लगेगा। 2 से 5 एकड़ तक 10,000 रूपये और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों से 30,000 रूपए जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगी। दरअसल 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पराली पर पंजाब, हरियाणा से 14 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के 7 अजूबों को देखने की आपकी अगर भरपूर इच्छा है, लेकिन विदेश जाने के पैसे नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं। आपकी चाह देश में रहकर ही पूरी हो सकती है। बस इसके लिए आपको गुजरात के बनासकांठा आना होगा। साबरकांठा जिले में हिम्मतनगर के पास तिरुपति नेशनल पार्क में दुनिया के सभी 7 अजूबों की रेप्लिका बनाई गई है। इसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग रोजाना आ रहे हैं। पेरिस का आईफिल टावर हो या फिर आगरा का ताजमहल या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद कोई भी 7 अजूबे, दुनिया भर में घूमकर अगर आप 7 अजूबों को देखना चाहें तो हो सकता है कि आपकी हसरतें पूरी न हों, लेकिन देश के अंदर ही एक जगह पर आप दुनिया के 7 अजूबों को देखने का सपना जरूर साकार कर सकते हैं। गुजरात के साबरकांठा जिले में तिरुपति नेचुरल पार्क में विश्व के सभी अजूबों की रेप्लिका बनाई गई है, जो दिखने में हूबहू वैसी ही लगती है जैसी कि ओरिजिनल है। प्राकृतिक वातावरण से भरपूर इस पार्क में रोजाना हजारों की तादाद में लोग घूमने आते हैं। विश्व का जो 7 अजायबी है, इधर हमको पूरा इधर ही मिल जाएगा देखने के लिए। इतना फोटोशूट के लिए भी अच्छा है और
मस्त वातावरण अच्छा है, हरियाली है, कुदरती दृश्य इधर है, कूलिंग वातावरण है, बहुत मज़ा आता है इधर। एक बार आप विजिट करो, सातों अजय भी आपको इधर देखने को मिल जाएगी। इंडिया में 7 अजूबे हैं और हमें ऐसी किसी जगह जाना है तो हमें देश बदलने पड़ते हैं, लेकिन गुजरात में ऐसी जगह है जहां हमें कुछ नहीं बदलना पड़ता और सातों साथ हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ मज़ा भी आता है और ज़्यादा एंजॉयमेंट भी हो जाता है। एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी यहाँ काफी कुछ इंतजामात किए गए हैं। यहाँ जंगल सफारी का भी मजा ले सकते हैं और तरह तरह के स्पोर्ट्स का भी आनंद उठा सकते हैं। गुजरात का ये इकलौता ऐसा पार्क है जहां आप बाहर से खाना लाकर कहीं भी बैठकर खा सकते हैं। और तो और गर्मी के दिनों में तो यहाँ का तापमान बाहर की तुलना में 4 से 5 डिग्री तक कम रहता है, यानी मनोरंजन के साथ साथ आप यहाँ सुकून के पल भी बिता सकते हैं। साबरकांठा से हसमुख भाई पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।